दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये सुनने की क्षमता में कमी से जुड़ी बीमारी है। तो इस बीमारी की मुख्य वजह क्या है और इसे किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी जी। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। स्वामी जी, आज हम एकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस बीमारी की मुख्य वजह क्या है और इसे किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, ये हमें बताइए। नमस्कार प्रेमियों, हम पिछले एपिसोड में हमने देखा था ईयर डिसऑर्डर्स में बहुत सारे चीज़ें हमने बताए थे, जैसे ओटिटिस मीडिया था, टिनिटस था, मेनियस डिसीज था, ऑटोस्क्लेरोसिस था। आज हम जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है एकॉस्टिक न्यूरोमा। एकॉस्टिक न्यूरोमा एक नॉन कैंसरस ट्यूमर कहते हैं जो हमारे मिडिल ऑफ द ईयर से ब्रेन तक जाता है। तो वहाँ पे कभी भी वो ट्यूमर फॉर्म हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उसके लिए कुछ कारण भी होते हैं। वो कौन से कारण हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है जेनेटिक फैक्टर्स। तो जो जेनेटिक फैक्टर्स में आप देखोगे तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं टाइप 2, जिसको NF2 भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये जो भी NF2 जो होती है, ये हायर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट होता है एकॉस्टिक न्यूरोमा के लिए। तो हायर रिस्क होती है, तो इसमें बहुत हमने सावधानी से रहना पड़ता है। दूसरा होता है रेडिएशन। कभी कभार हम क्या करते हैं कि जब गर्दन की दर्द होती है या सिर में दर्द होती है तो तब हम रेडिएशंस कुछ ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो नेक ट्यूमर्स के लिए जब हम रेडिएशंस लेते हैं तब जाके हमें एक्सपोजर्स टू रेडिएशन कहा जाता है, जिसकी वजह से एकॉस्टिक न्यूरोमा का डेवलप होने का चांसेस हैं। तीसरा है एज फैक्टर, जो मोस्टली आप देखोगे तो 30 साल से 60 साल के बीच में एकॉस्टिक न्यूरोमा पाई जाती है। और हम जेंडर की बात करें तो जेंडर तो मोस्टली आज तक ऐसे कोई स्टडीज़ नहीं हुआ, फिर भी जहाँ तक उन्होंने पढ़ा है, रिसर्च किया है, ये मोस्टली महिलाओं में पाई जाती है। और पांचवा है आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो हम कहते हैं, जिसमें कुछ केमिकल की वजह से होता है, जैसे विनिल क्लोराइड है, जिसके वजह से कभी भी ये विनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं, कंजम्पशंस होता है, तो एकॉस्टिक न्यूरोमा डेवलप होने का चांसेस बहुत है। तो इस तरह से कभी भी आपको सिम्टम्स आप में नज़र आएँ, जैसे कि और एक सिम्टम्स में मैं बना देता हूँ, जैसे कानों में आवाज़ गूंज उठता हो या चक्कर आता हो या इंटरनल ब्लीडिंग का तो पता नहीं चलता मगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता हो या खड़े होने में ताकत ना हो, तो इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आए आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, एंटी डॉक्टर को, तब आपको जाके पता चलेगा ये मेनियस डिसीज है या टिनिटस है या ऑटोस्क्लेरोसिस है या एकॉस्टिक न्यूरोमा है। तो इस तरह से जो भी समस्या है आपको कानों के बारे में, तो ज़रूर हमारे हॉस्पिटल में आइए। श्री परिपूर्ण सनातन आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर या हमारे क्लिनिक जो ग्रेस एंड ग्लो है वहाँ पे आ सकते हैं और इसका 5 से 15 दिन के अंदर इस बीमारियों को हम दूर करते हैं। स्वामी जी, इतने देर तक आपने हमें एकॉस्टिक न्यूरोमा के बारे में जानकारी दी, तो अभी आप हमें आर्टरीज ऑफ द ईयर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दीजिए। जरूर बेटी, जरूर। प्रेमियों, आप जानते हैं कि हम हमेशा नर्वस सिस्टम के ऊपर ही काम करते हैं। मर्म चिकित्सा नर्वस सिस्टम में होती है। तो पहला जो कानों की जो ब्रांचेस होती है वो कहाँ से जुड़ती है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के साथ जुड़ती है, जो मेजर ब्लड वेसल को सप्लाई करती है, पूरे खून को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो वो कहाँ से करती है, तो सिर से लेके आपके नेक रीजन तक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है। और कुछ स्पेसिफिक आर्टरीज हैं जिसको हम मैनिपुलेट स्टिमुलेट करने से ये बीमारियां दूर हो सकती है, जैसे पोस्टीरियर एरिकुलर आर्टरी जो हम कहते हैं, वो भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से ही उत्पन्न होती है। वहाँ से लेके ये पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे की भाग में जहाँ पे आपका स्कल्प है, जहाँ पे आपका ब्रेन है, मिडिल ऑफ द ईयर से ब्रेन तक ये ब्लड पूरा सप्लाई करती है जब हम उसको मैनिपुलेट और स्टिमुलेट करते हैं। और दूसरा आर्टरी जो हम मेजर आर्टरी जो हम कहते हैं वो एंटीरियर टिम्फैनिक आर्टरी कहते हैं। वो भी आप देखोगे तो वो एंटीरियर एरिकुलर आर्टरी से लेके वो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी तक वो जुड़ा होता है। ये टिम्फैनिक आर्टरी वो भी ब्लड सप्लाई करता है जब हम मैनिपुलेट और स्टिमुलेट करते हैं, जब भी हम प्रेशर देते हैं। तो कानों के एंटीरियर पार्ट की से लेके
ये आपको सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी तक ये ब्लड को सप्लाई करता है। उसके बाद सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी वो भी एक ब्रांच है करोटिड आर्टरी का। वो क्या करता है, मेनली जो स्कल्प रीजन हमारा पीछे की ओर, वहाँ पे ब्लड को पूरा सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे जब सप्लाई होता है, कानों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। डीप एरिकुलर आर्टरी है, वो कहाँ से होता है, तो वो है ब्रांच है उसका डीप एरिकुलर आर्टरी का मैक्सिलर आर्टरी से। वो मैक्सिलर आर्टरी से लेके उसकी ब्रांच एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी तक होती है। तो डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ द ईयर्स, जो अंदर कानों की अंदर की ओर जितना भी लोब के अंदर है, वो पूरा उस आर्टरीज को वो ब्लड सप्लाई करता है। जब भी हम उसके ऊपर प्रेशर देते हैं तो वो इंक्लूडिंग कार्टिलेज को भी सही करवाता है, या ऑडिटरी कैनाल जो कहते हैं उसको भी वो सही करता है। इस प्रकार से ये पूरे पांचों आर्टरीज जो हैं हमारे कानून के संबंधित जितने भी हमें समस्या हैं उन सब का समस्या का हल यही उपाय देता है। जब हम मैनिपुलेट और स्टिमुलेट इस आर्टरीज को करने की वजह से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होने की वजह से आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो वो स्टॉप हो जाता है, या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो वो भी स्टॉप हो जाता है। और उसके साथ जो टिनिटस का जो भी समस्या है, या ऑटोस्क्लेरोसिस का है, या मेनियर्स डिसीज़ का है, कुछ भी हो समस्या, इन सब का समाधान यही आर्टरीज हमें देती हैं। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। तो दोस्तों, आपके घर में या परिवार में किसी को भी एकॉस्टिक न्यूरोमा जैसी बीमारी है तो आप एक बार ज़रूर श्री परिपूर्णा सनातना आयुर्वेदा अस्पताल आइए और टेस्ट करवाइए कहते हुए हमारा कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।